हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट में क्या क्या डिफेक्ट थे उस टॉपिक पर, और इसके साथ साथ बोर्स मॉडल के एप्लीकेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो अबाउट बोर्स मॉडल एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। तो व्हाट आर द मेजर डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड्स मॉडल, ये मैं आपको ओरली बता देता हूं, कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो ओरल भी करेंगे हम लोग चीजों को, इसका मतलब तो ओरली बता देता हूं, आप याद ध्यान रखेंगे। रदरफोर्ड ने ऐसा सजेस्ट किया, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इट इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस और ऑर्बिट। एंड इन केस ऑफ अब उसके बाद आया बोर्स मॉडल। पहले रदरफोर्ड मॉडल के डिफेक्ट पे बात कर लेते हैं। तो डिफेक्ट्स क्या क्या थे रदरफोर्ड मॉडल में? नंबर 1, पहली बात रदरफोर्ड ने कहा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द हायर ऑर्बिट, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो इनकी एनर्जी कॉन्टिन्यूअस लॉस होती जाती है। इन हायर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअसली लॉस द एनर्जी, शॉर्टन द ऑर्बिट, और ये अपने ऑर्बिट को छोटा करते जाते हैं। एनर्जी खत्म होती जाएगी, ऑर्बिट छोटा होते जाएगा, एनर्जी खत्म होती जाएगी और ऑर्बिट छोटा होते जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, एंड फाइनली ड्रॉप्स इनटू द न्यूक्लियस, और फाइनली ये न्यूक्लियस में ड्रॉप कर जाते हैं। फाइनली कहां चले जाएंगे? न्यूक्लियस में जंप कर जाएंगे। तो दिस इज नॉट करेक्ट, ये बात सही नहीं है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इन हायर व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus, then it lost the energy and shortened the orbit and finally jumped into the nucleus. तो this is incorrect। अगली बात क्या कहा रदरफोर्ड ने? रदरफोर्ड ने अगली बात, अब देखिए इससे अपने आप निकल के आएगा एक्सप्लेनेशन। अगला पॉइंट, जब कोई एटम या जब कोई पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन इज कॉन्टिन्यूसली लॉस द एनर्जी, जब कोई पार्टिकल कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लॉस करेगा तो किसी पार्टिकल के कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लॉस करने पर उससे मिलने वाला जो स्पेक्ट्रम होगा वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। स्पेक्ट्रम का मतलब है जब लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 कलर में ब्रेक हो जाती है, एंड ऑर्डर ऑफ दिस कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और इन कलर्स के ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। रंगों का जो क्रम है उसे हम कहते हैं वर्णक्रम, हिंदी में स्पेक्ट्रम को वर्णक्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई स्पेक्ट्रम की। स्पेक्ट्रम हमारे सिलेबस में है, हम इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी चूंकि मैंने आपको यहाँ पे टर्म आ रहा था इसलिए बता दिया इसको। ठीक है, तो एटम अगर कॉन्टिन्यूअस एनर्जी लॉस करता तो इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। बट द प्रैक्टिकली द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज लाइन स्पेक्ट्रम, लेकिन प्रायोगिक रूप से परमाणु का जो वर्णक्रम है वो रेखीय वर्णक्रम होता है। प्रैक्टिकली द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज लाइन स्पेक्ट्रम। एटम का स्पेक्ट्रम कैसा है? लाइन स्पेक्ट्रम है। तो ये बात क्लियर हो गई। तो पहला डिफेक्ट ये था कि जब इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो एनर्जी लॉस करता है, ऑर्बिट को छोटा करते जाता है, और फाइनली जब वो न्यूक्लियस वो न्यूक्लियस में ड्रॉप कर जाता है। नंबर 2, जब भी कोई पार्टिकल एनर्जी लॉस करेगा तो उस कंटिन्यूअस एनर्जी लॉस करेगा तो उससे मिलने वाला जो स्पेक्ट्रम होगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम इज द लाइन स्पेक्ट्रम। एंड नंबर 3, ये इस मॉडल ने ये तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स आर इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, बट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट, दिस इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द बोर्स मॉडल। किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया रदरफोर्ड्स मॉडल ने। ठीक है, बाद में बोरबरी ने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन रूल दिया, जिससे ये पता चला कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दिस आइडिया इज ऑल्सो नॉट गिवन बाय रदरफोर्ड्स मॉडल। तो दिस इज द 3 मेजर डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ये रदरफोर्ड मॉडल के 3 मेजर डिफेक्ट हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके बाद, इन डिफेक्ट्स के बाद हम बात करेंगे अब अगले पॉइंट पर, और दैट इज बोर्स मॉडल। तो नील्स बोर ने क्या कहा उस टॉपिक पे बात करते हैं। नील्स बोर, बोर्स एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में अब क्या क्या बातें बताई उसकी बात करते हैं। नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो नील्स बोर ने फर्स्ट टाइम क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल की बात किया। तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, फर्स्ट टाइम
क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल की बात किया नील्स बोर ने, है ना। क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर, क्वांटीकृत ऊर्जा स्तर, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल की बात किया नील्स बोर ने पहली बार, ठीक है। तो अब इसका मीनिंग क्या है? स्टेशनरी, ऑर्बिट्स आर स्टेशनरी। ऑर्बिट कैसा है? स्टेशनरी, मतलब उसकी एनर्जी वेरिएबल नहीं है। किसी भी इलेक्ट्रॉन जब भी कोई, देखिए एक बार फिर से मैं सभी चीजें पहले बता देता हूं, फिर हम लोग उसको धीरे धीरे लिखते हैं। पहली बात ये कि इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे एटम का, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे मींस हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्सेप्ट केवल उन्हीं एटम के बारे में, उन्हीं एटम के स्पेक्ट्रम के बारे में बात करता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। इट मींस हाइड्रोजन एंड एटम लाइक हाइड्रोजन, ठीक। इसको हम लोग लिखेंगे भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट में आगे हम लोग। तो क्या क्या चीजें हैं? द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम revolve around the nucleus in circular path of definite energy। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी में रिवॉल्व करता है, रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी। दिस इज नोन एज स्टेशनरी स्टेट। इसको स्टेशनरी स्टेट, शेल या ऑर्बिट भी कहते हैं। दिस इज नोन एज स्टेशनरी स्टेट, शेल और ऑर्बिट। और इट्स नंबर इज 1 2 3 4। इसका नंबर जो है 1 2 3 4 होता है। बाद में इसी चीज को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैंने बात नहीं किया, इसलिए हम लोग अभी इतना ही समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी। इट इज नोन एज स्टेशनरी स्टेट, क्योंकि एनर्जी वेरिएबल नहीं होती है इसलिए इसको स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, ठीक है। और ये स्टेशनरी स्टेट्स जो है इनको हम शेल या ऑर्बिट भी कहते हैं। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स वेयर एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं, देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिट, न्यूक्लियस के बाहर ढेर सारे ऑर्बिट होते हैं, सो मेनी ऑर्बिट्स आर देयर। तो इसका ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ओनली दोज ऑर्बिट in which the angular momentum of electron is quantized, मतलब फिक्स होता है। that is multiple integer of n into h by 2 pi, जो कि n into h by 2 pi का मल्टीपल इंटीगर होता है, मल्टीपल इंटीगर ऑफ n into h by 2 pi। okay, the energy of an electron in the orbit is not change। और अपने ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तब उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्बिट इज नॉट चेंज विथ टाइम, ठीक है। दिस मीन्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर ऑर्बिट रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहती है। इट डज नॉट लॉस और गेन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन किसी भी टाइप की एनर्जी का गेन या लॉस नहीं करता है, डज नॉट एनी गेन और लॉस एनी टाइप ऑफ एनर्जी। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में चलता है तो वो किसी भी टाइप की एनर्जी का गेन या लॉस नहीं करता है। बट when electron jump from lower energy level to higher energy level, जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, देन इट एब्जॉर्ब द रिक्वायर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तब वो जितनी एनर्जी जाने के लिए चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें कहीं जाना है, तो अब अगर कहीं जाना है, हम प्लानिंग करेंगे कि हमको यहाँ पे जाना है, तो ये भी तो प्लानिंग करनी पड़ेगी, कितने पैसे भी इकट्ठा करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कहीं जाना है और वहाँ 5-6 दिन रहना है, तो उतने पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे ना, पहले जाने का किराया, फिर आने का किराया, फिर वहां पे स्टे करने का, वहां पे खाने पीने घूमने का, तो उतना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इट इज जस्ट लाइक दिस। तो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से जब हायर ऑर्बिट में जाता है तो उसके लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है पहले उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब वो हायर ऑर्बिट में जाएगा, जैसे आप कहीं बाहर चाहोगे तो जितनी एनर्जी, जितना पैसा आप लाए, वो धीरे धीरे क्या होगा, खर्च हो जाएगा। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट में जाता है तो वो क्या करता है, सारी एक्स्ट्रा एनर्जी जितनी वो लेके आया है वो पूरी रेडिएट कर देता है, पूरी खर्च कर देता है और फिर से अपने ऑर्बिट में वापस आ जाता है। ठीक है। द गेन और लॉस ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन फॉर्म ऑफ डेफिनेट पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का गेन या लॉस
डेफिनेट पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में होता है, इन फॉर्म ऑफ डेफिनेट पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटा, जिसको हम कहते हैं क्वांटा। जैसे मान लीजिए आप 100 की करेंसी लाएं तो खर्च भी करना होगा, तो 100 के ऑर्डर में आप उसको स्पेंड करोगे। तो दिस इज द फिक्स क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा। और वो अलग अलग जोन में अलग अलग हो सकती है, क्वांटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, ठीक है। और द एनर्जी पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। तो एक पॉइंट आपको यहां पे पैनल पे डालना है, द एनर्जी पार्टिकल ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोन। तो अब यहां से समझ लीजिए, अच्छे समझ में आएगा। अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन है उनके फोटॉन्स की एनर्जी लगभग 450 किलो जूल पर मोल है, ठीक है। और जो इंफ्रारेड रेडिएशन है उनके फोटोन की एनर्जी लगभग 50 किलो जूल पर मोल है। इट मींस जैसे हमारी करेंसीज में अगर बात करें तो डॉलर अभी ₹1 175 रुपीज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट $1, ठीक है। तो अलग अलग जगह पे क्वांटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, बट इट इज फिक्स्ड। अगर वो $1 है तो $1 ही है, ठीक है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटा और फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके। और ये हुआ बोर्स मॉडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हमने बात किया, ठीक है। तो अब चलिए इनको हम वन बाय वन लिखते हैं। द इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन, द इलेक्ट्रॉन revolve in circular path of electron revolve in circular path of definite energy। इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों पर चक्रण करते हैं। इलेक्ट्रॉन revolve in circular path of definite energy around the nucleus, अराउंड द न्यूक्लियस। तो नाभिक के परितः इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों पर चक्रण करते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस। दीज पाथ आर कॉल्ड, और इन पथों को हम क्या कहते हैं, दीज पाथ आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट। दीज पाथ आर कॉल्ड स्टेशनरी स्टेट, शेल और ऑर्बिट, शेल और ऑर्बिट। और इन पथ को हम क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट, शेल और ऑर्बिट। इट्स वैल्यू इज 1 2 3 4। और इसकी वैल्यूज कैसी होती है, 1 2 3 4। इट्स वैल्यूज आर 1 2 3 4। इट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ ऑफ डेफिनेट एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस। These paths are called stationary state, क्योंकि फिक्स एनर्जी होती है इसलिए कहते हैं स्टेशनरी स्टेट, शेल और ऑर्बिट। एंड इट्स वैल्यूज आर 1 2 3 4 और KLMN। इसको KLMN से भी शो करते भैया, है ना, 1 2 3 4 और KLMN। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिट, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो पहला पॉइंट हो गया ये, है ना। दूसरे पॉइंट पर हमने बात किया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जो क्वांटाइज्ड एनर्जी है, जिसमें उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, मतलब फिक्स होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम केवल उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्रण करते हैं जहां पर उसका कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट वेयर द एंगुलर मोमेंटम momentum of electron is quantized, where the angular momentum of electron is quantized,
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, जहां पर इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है, मतलब फिक्स होता है, ऐसा है ना, क्वांटाइज्ड, and it is multiple integer of, it is multiple integer of n into h by 2 पाई, और ये n into h by 2 पाई का मल्टीपल इंटीगर होता है। फॉर्मूले के बारे में हम लोग बात करेंगे, अभी केवल लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व only in those orbit where the angular momentum of electron is quantized and it is multiple integer of n into h by 2 pi। तो क्वांटीकृत कक्षाओं में चलते हैं इलेक्ट्रॉन, जहां पर उसका कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है और ये n into h पाई का मल्टीपल इंटीगर होता है, ठीक है। तो n into h पाई का गुणक होता है, ऐसा कहेंगे इसको, मल्टीपल इंटीगर ऑफ n into h by पाई, h by 2 पाई, मल्टीपल इंटीगर ऑफ h इंटू n इंटू h by 2 पाई। और फॉर्मूले पर बात करेंगे जैसा मैंने आपको बोला है। अब नंबर 3, थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, in the orbit does not change, और किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है परिवर्तनशील नहीं होती है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट डज नॉट चेंज विथ टाइम, डज नॉट चेंज विथ टाइम, मतलब समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, डज नॉट चेंज with time। The energy of electron in orbit does not change with time। It means in particular orbit, it means in particular orbit, the energy of electron, the energy of electron in particular orbit, the energy of electron is constant, particular orbit, the energy of electron is constant। इसका मतलब यह है कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर उसकी एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक। तो इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट। इट डज नॉट लॉस और गेन एनर्जी इन इट्स ओन ऑर्बिट, इन इट्स ओन ऑर्बिट, इन इट्स ओन ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन does not lose or gain energy। जब वो अपने ऑर्बिट में है तब डज नॉट लॉस और गेन एनर्जी, तभी इलेक्ट्रॉन को किसी भी टाइप की एनर्जी को गेन या लॉस करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी आप लोग अपने घर में रहते हैं तो आप लोगों को कुछ भी अर्न करने या कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो लाइक दिस, तो इलेक्ट्रॉन जब अपने ओन ऑर्बिट में है तभी वो किसी भी टाइप की एनर्जी को गेन या लॉस नहीं करता है, ठीक। अगली बात, अब अगली बात क्या, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा, तो जब भी आप कहीं बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए आपको उतना बजट तैयार करना पड़ेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से जंप करके हायर ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा तो उसको एनर्जी की जरूरत होगी। इसका मतलब वो अब बाहर से एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, ठीक है ना, और एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद ही वो जा सकता है, ठीक है। तो अगले पॉइंट पे बात करते हैं। द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम, द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल, लोअर energy
label to higher energy label, lower energy label to higher energy label, lower energy label to higher energy label, lower energy label to higher energy label. Electron will move from lower energy label, या ऐसा भी कह सकते हैं lower stationary label to higher stationary label, lower energy label to higher energy label when it absorb required amount of energy, when it absorb required amount of energy, required amount of energy. तो जब वो required amount of energy को absorb कर लेगा तब वो कहाँ चला जाएगा, हायर एनर्जी में चला जाएगा. तो जब हमारे पास पैसा, जब हमने सारी चीजें कलेक्ट कर ली और हम बाहर जा सकते हैं अब. नाउ रेडी टू जंप. ओके. और जब भी आप बाहर जाएंगे तो जो भी आप अमाउंट लाए हैं, दिस अमाउंट इज टू बी कंज्यूम, वो चीज आपकी खर्च हो जाएगी और आपके पास एक ऑप्शन है कि आप वापस आ जाइए. ठीक है. इन द हायर ऑर्बिट्स, in the higher energy level, in the higher energy level, in the higher energy level, electron lost the energy or radiate the energy, radiate, electron radiate the energy. और जब भी वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी लाया है वो कंज्यूम कर देगा, खर्च कर देगा. इलेक्ट्रॉन रेडिएट द एनर्जी. इट इज ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ बोथ द गेन और लॉस. मैं ऐसा कह देता हूं, द गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, द गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, द गेन और लॉस ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज in form of definite packets of energy, definite packets और bundles भी कह सकते हैं, definite packets of energy, definite packets of energy is called quanta. और जो भी एनर्जी का गेन या लॉस होगा वो फिक्स पैकेट्स के फॉर्म में होगा एंड दिस इज कॉल्ड क्वांटा. एंड द एनर्जी पार्टिकल इन केस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटॉन. तो प्रकाश ऊर्जा के जो कण हैं उसको हम क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं. और अदरवाइज बाकी एनर्जी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, अदर एनर्जी पार्टिकल्स आर नोन एज क्वांटा. अदर एनर्जी पार्टिकल को हम कहते हैं क्वांटा. ठीक है. तो दिस इज द बोर्स एटॉमिक मॉडल. ये हुई बात बोर्स एटॉमिक मॉडल की. ठीक है ना. दिस इज अबाउट बोर्स एटॉमिक मॉडल. तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड विद द बोर्स मॉडल. इतने पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से जो भी चीजें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग बना लेंगे. ठीक. अब बात करते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द बोर्स मॉडल. क्या क्या चीजें बोर्स मॉडल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं, उस टॉपिक पर बात करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बार क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल की बात हुई. फर्स्ट आइडिया अबाउट क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल वाज गिवन बाय नील्स बोर. तो पहली बात क्या नोट करना है, नंबर 1. तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में. एप्लीकेशन और इंपॉर्टेंस क्या ले सकते हैं हम लोग, है ना. इंपॉर्टेंस क्या क्या चीजों को उसने जस्टिफाई किया और फिर इसमें क्या क्या कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, क्या क्या चीजें इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रॉन्ग है, वो भी चीज पढ़नी पड़ेगी. ठीक है. तो हम लोग बात कर रहे हैं पहले इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल. तो नंबर 1, फर्स्ट टाइम गिवन आइडिया अबाउट क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल. पहली बार क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का आइडिया आया. यहां से क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स एनर्जी. क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का आइडिया पहली बार आया बोर्स मॉडल से. ठीक है. तो एक बात. दूसरी बात, दिस model
और दिस कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं आप, दिस मॉडल इज एबल टू एक्सप्लेन spectrum of hydrogen atom and atom like hydrogen, spectrum of hydrogen atom and atom like hydrogen। तो देखो इसका मतलब है, it means the species having one electron, जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, उन सभी स्पीसीज का स्पेक्ट्रम हम बोर्स मॉडल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, द स्पीसीज हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, वो सभी स्पीसीज जिसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, इट्स स्पेक्ट्रम इज टू बी एक्सप्लेन्ड बाय द बोर्स मॉडल। लाइक हाइड्रोजन तो हो ही गया, हीलियम प्लस, lithium 2 plus and beryllium 3 plus. The spectra of all the species are explained by the Bohr's model. So only the spectra of those species in which one electron is present is explained by the Bohr's model. तो ये दूसरा important. तो first idea about quantized energy level, and second point is this model is able to explain the spectrum of hydrogen atom and atom like hydrogen। और atom like hydrogen के आने का मतलब है जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनका स्पेक्ट्रम हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंस ऑफ द बोर्स मॉडल। अब बात करते हैं हम थर्ड पॉइंट पर, एंड इट इज रिलेटेड विद द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, हाउ टू कैलकुलेट रेडियस, इसकी बात करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो हाउ टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस। ओके, तो रेडियस के कैलकुलेशन के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। How to calculate the atomic radius, और फर्स्ट ऑफ ऑल केवल फॉर्मूला और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो रेडियस के कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नंबर 1, तो पहले पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं जिसका हमें कभी कोई काम नहीं पड़ेगा, केवल वो तभी जरूरत पड़ेगी उसकी जबकि कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि विच इज द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, तभी हमको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो R इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, R इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर me टू द पावर 2 और z, ये me टू द पावर 2 एंड z, दिस इज द टोटल आर कंप्लीट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, जहां पे H Planck constant है, pi is the pi, m is the mass of electron, z is the charge of electron and z is the atomic number, E is the charge and z is the atomic number। ओके, तो इसका कोई काम आपको कभी पड़ेगा नहीं। मैंने आपको बोला कि ये केवल तभी काम आएगा जब कभी डायरेक्टली क्वेश्चन ही ऐसा आ जाए कि रेडियस निकालने का करेक्ट फॉर्मूला क्या है, देन अदरवाइज योर द शॉर्टकट फॉर्मूला इज n स्क्वायर बाई z। उसी फॉर्मूले को हमने कैलकुलेट करके निकाल दिया है ना, n स्क्वायर बाय z इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग, व्हेन यूनिट इज आर्मस्ट्रॉन्ग, तो आर्मस्ट्रॉन्ग भी यूनिट है एक, है ना, मीटर डिस्टेंस की। n स्क्वायर बाय z इंटू 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। एक आर्मस्ट्रॉन्ग 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। ओके, थर्ड वन, n स्क्वायर बाय z इंटू 0.529 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो दिस इज इन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर, मीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, तीनों में मैंने बता दिया। नैनोमीटर होगा तो 10 टू द पावर माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है ना, 0.05
0.29 हो जाएगा। अब अगर रेडियस और ऑर्बिट को मुझे कंपेयर करना है तो देखो r इज डायरेक्टली proportional to n square, radius is directly proportional to square of orbit। ओके मतलब ऑर्बिट जितना बड़ा होता जाएगा रेडियस भी उतना बड़ा होता जाएगा, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो कंपेयर करना होगा तो व्हाट हैपेंस, r1 बाय r2 इक्वल टू n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर। तो r1 बाय r2 इक्वल टू n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर कंपैरिजन ऑफ रेडियस। ये रेडियस के कंपैरिजन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगली बात करते हैं, z से क्या रिलेशन है। तो रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब न्यूक्लियस का चार्ज। तो न्यूक्लियस का चार्ज जितना ज्यादा होगा वो और बाहर के ऑर्बिट को उतना अंदर की ओर खींचेगा, मतलब अंदर की ओर खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा तो रेडियस कम हो जाएगा, है ना। तो r1 बाय r2 इक्वल टू z2 बाय z1। तो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला, r1 बाय r2 इक्वल टू z2 बाय z1। ठीक है, और इसके बाद अब अगर दोनों अलग अलग हैं तो व्हाट हैपेंस, r1 बाय r2 इक्वल टू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर इनटू z2 बाय z1। देन द लास्ट फॉर्मूला इज r1 बाय r2 इक्वल टू n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर इनटू z2 बाय z1। ओके, तो दिस इज द टोटल फॉर्मूला related with the calculation of radius, calculation of atomic radius। okay, तो now r equal to n square by z into 0.529 Armstrong, 0.529 into 10 to the power minus 10 meter or 10 to the power minus 8 centimeters। r is directly proportional to n square, so कंपैरिजन ऑफ रेडियस रेशियो निकालने होंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा r1 बाय r2 इक्वल टू n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर एंड r इज रेसिप्रोकल टू z। तो r1 बाय r2 इक्वल टू z2 बाय z1 एंड इट इज n1 स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर इनटू z2 बाय z1 व्हेन n एंड z बोथ आर द डिफरेंट। ओके, एंड नाउ स्टार्ट द प्रैक्टिस ऑफ सम क्वेश्चंस। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस के हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको अगर फॉर्मूले याद हैं तो आपको सब कुछ बन जाएगा। मेन मुद्दा जो होता है वो ये है कि फॉर्मूले याद हैं कि नहीं है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट का रेडियस आपको निकालना है। तो देखो अब आपको ये बात पता है, पहले से पता चल गई है कि आपको ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक ही तो ऑर्बिट रहता है। एक ही ऑर्बिट क्यों रहेगा? सो मेनी ऑर्बिट्स आर देयर, बट इलेक्ट्रॉन revolve in only that orbit having angular momentum is multiple integral of n into h by 2 pi। इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट्स में चलते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम n into h by 2 pi के इक्वल होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में चलता है, लेकिन ऑर्बिट बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो नाउ कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस फॉर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो z की वैल्यू कितनी? 1। तो n की वैल्यू केवल चेंज होती जाएगी। तो हम बात कर लेते हैं 1 by 1, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट, तो व्हाट हैपेंस इन फर्स्ट ऑर्बिट, r इक्वल टू n स्क्वायर बाय z। तो n मतलब 1 का स्क्वायर, z इज 1 इंटू 0.529। तो आंसर इज 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। आंसर क्या आ जाएगा? 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। सेकेंड ऑर्बिट, और सेकेंड ऑर्बिट के केस में r इक्वल टू n स्क्वायर। तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, z की वैल्यू 1 इंटू 0.529। तो नाउ दिस टाइम 2 इंटू 2 इज द 4 इंटू 0.529 इज 2.116 आर्मस्ट्रॉन्ग, 2.116 आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट के टाइम n इक्वल टू 3। तो स्क्वायर ऑफ 3 बाय 1 इंटू 0.529। तो नाउ इट इज 9 इंटू 0.529, 9 × 45। तो 4
4.761 ऐसा आंसर आता है, 4.761। तो दिस इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर आप इसकी जगह कोई भी दूसरा एटम लेके जाएंगे तो z चेंज हो जाएगा। थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम पूछते हैं तो लिथियम का थर्ड ऑर्बिट n इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, और लिथियम के लिए z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कोई सा भी क्वेश्चन कहीं भी शिफ्ट करेंगे आप बना लोगे। ठीक है, तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 0.529 एंगस्ट्रॉम, सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2.116 और थर्ड ऑर्बिट के लिए 4.761 एंगस्ट्रॉम इज द रेडियस। ओके, अब बात करते हैं कुछ ऐसे फॉर्मूले के बारे में जहां पे हम कंपैरिजन करना भी इसको सीख ले, है ना। तो नेक्स्ट, फाइंड द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। एक क्वेश्चन है मेरे पास, इसको भी कर लेते हैं। फाइंड रेडियस फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। तो रेडियस हीलियम n स्क्वायर बाय z, तो n कितना हो जाएगा 2, n स्क्वायर बाय z इज द 2, हीलियम का z कितना 2 इंटू 0.529। ओके, तो कितना आ गया 4/2 इज द 2, तो 2 इंटू 0.529, तो 2 5 is 10, 1 point something is the answer, 1.058, 1.058 Armstrong is the answer. Okay, तो 1.058 Armstrong is the answer. Next question. Find the radius ratio for third and fifth orbit of lithium 2 plus. Find radius ratio for third and fifth orbit of lithium 2 plus. So what is the formula? R1 by R2 equal to n change हो रहा है, n is change, third and fifth orbit of lithium, the element is lithium, है ना, z की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, R1 by R2 equal to n1 square by n2 square, n1 square by n2 square, तो n1 is 3, तो this is 3 square by 5 square, 3 square by 5 square, 9:25 is the answer, 9:25 is the answer, so the correct answer is 9:25. Okay, so 9:25 is the correct answer this time. R1 by R2 equal to n1 square by n2 square. Okay, अब एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the radius ratio for third and fifth orbit हो गया। calculate the radius ratio for second orbit of lithium and third orbit of beryllium 3 plus, second orbit of lithium 2 plus and third orbit of beryllium 3 plus। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या हुआ, Z भी बदल गया और Z भी चेंज हो रहा है और ऑर्बिट भी चेंज हो रहा है, क्योंकि दो अलग अलग एटम है, लिथियम है और बेरिलियम है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? R1 by R2 equal to n1 square by n2 square into Z2 by Z1, Z2 by Z1, this is the formula, huh? This is the accurate formula, Z2 by Z1, Z2 क्या है बेरिलियम और Z1 क्या है लिथियम। पहला एटम कौन सा है? लिथियम। नाउ R1 by R2 equal to n1 square, तो फर्स्ट ऑर्बिट इज सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, सेकेंड 2 square, थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम, तो 2 square by 3 square into Z2 by Z1, तो Z2 is the
Z2 is the beryllium 4 and Z1 is the helium 3. Oh sorry, lithium. Z1 is the lithium. So this is 3. Now the calculation is 2 into 2 is the 4. 4 into 4 is the 16. So 16 by 3 into 3, 9 into 3, 27. So 16 by 27 is the formula of this question, answer of this question. इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 16 is to 27. 16 is to 27. तो all the problems are related to calculate the atomic radius. ये वो सभी प्रॉब्लम है जिससे हम एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट कर पाते हैं. अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, देखिए सबसे पहले हमने बात किया कि ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल के बारे में बात करता है ये मॉडल. दूसरी बात हमने बात किया कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे एटम्स के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है. तीसरी बात आई कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस. और अब अगला पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना. हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन इस पे जरूर आता है. कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो पहले हम लोग इसके पॉइंट्स निकालते हैं और इसके फॉर्मूले लिखते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम. तो किसी भी एटम में होगा फॉर्मूला तो सेम ही एप्लीकेबल होगा. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम हैज अ नेगेटिव साइन. हैज अ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन. तो जब भी एनर्जी की बात होगी तो हमेशा कैसी आएगी वो? नेगेटिव साइन में आएगी. द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम has a negative sign for all possible orbit. For all possible orbit. सभी पॉसिबल ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव होती है. द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव. द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज नेगेटिव. ओके. It means the energy of electron in orbit, the energy of electron in orbit is less than, जब रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट में है मतलब रिवॉल्व कर रहा है. It means the energy of electron in the orbit is less than the रेस्ट इलेक्ट्रॉन से कम हो जाएगी उसकी एनर्जी जब वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा. तो इट मींस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज लेस देन रेस्ट इलेक्ट्रॉन. रेस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब जो न्यूक्लियस के अप्रोच से बाहर है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, अट्रैक्शन फोर्स के अंदर नहीं है. क्योंकि अगर ऑर्बिट में आया, अट्रैक्शन फोर्स में आया, तो जब भी वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव हो जाएगी. तो इट इज द इन ऑर्बिट इट्स लेस देन द रेस्ट इलेक्ट्रॉन. रेस्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से हमेशा कम हो जाएगी. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. A free electron कोई भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, a free electron at rest या रेस्ट इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं इसको हम, at rest infinitely away from nucleus. Infinitely away from nucleus. Away from nucleus.
तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या रेस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो जब न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है मतलब उसका अट्रैक्शन फोर्स वहां पर काम नहीं कर रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है तो मैथमेटिकली उसकी एनर्जी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो क्या कहा मैंने, फ्री इलेक्ट्रॉन, अ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट infinitely away from nucleus, its energy is maximum, its energy is maximum, that time its energy is maximum and that is zero। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना है। किसी भी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, जीरो होती है। The maximum energy of electron is zero when it is are at the infinite distance from the nucleus, when it is are at the infinite distance from nucleus, when electron revolve in the orbit then its energy is to be considered as negative। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी। और जब वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स में आएगा, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में आएगा तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होती जाएगी। और जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, रेस्ट पोजीशन पर है, जहां पर वो रिवॉल्व नहीं कर रहा है, तो उस समय उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी एंड दैट इज जीरो। तो दो बातें यहां पे क्लियर हो क्या रही कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, जीरो। कब होगी, जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, इट मींस आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ आएगा, इट मींस ऑर्बिट में आएगा, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी एंड दिस इज आइडेंटिफाइड बाय द नेगेटिव साइन। ओके, और अगले लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड फॉर्मूलों को लिखेंगे और यहां से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे। Thank you, commanders.